नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी विषय हम लोग देखेंगे। और हिंदी विषय जो होगा टीजीटी के लिए होगा और पीजीटी के लिए होगा, जिसमें आपको मिलने वाला है संपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। जैसे आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से और आधुनिक काल से यहाँ प्रश्न लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो हिंदी व्याकरण का संपूर्ण चैप्टर है वहाँ से प्रश्न इसमें लिया गया है। आज का जो मेरा सेट होगा, सेट नंबर जो होगा 17 का हम आपको डिस्कशन कराने वाले हैं। और इस सेट नंबर 17 में जो भी प्रश्न होगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न आपको मिलने वाला है। इसके पहले हम सेट 16 तक आपको डिस्कशन करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिया रहता है उसका हम प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़कर उसका हम डिस्कशन आपको कराने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सेट 17 से अपना प्रश्न शुरू करते हैं। देखिएगा, हिंदी से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है, अपने विषय से 80 प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से ये 71 नंबर से चालू है। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्रथम कवि जो हैं सरहप्पा को कहा गया है। किसको बोला गया है? सरहप्पा को बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कौन माने हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको माने हैं राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। अब ध्यान देंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। अभिनय जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। इनकी एक रचना है विद्यापति की, याद रखिएगा, बहुत फेमस है, पदावली। कहे कि पदावली किसकी रचना है? तो विद्यापति की है। और इस पदावली की भाषा क्या है? किस भाषा में पदावली की रचना किया गया है? तो याद रखिएगा, मैथिली भाषा में जो है पदावली की रचना किया गया है। और विद्यापति जो है किस काल से संबंध रखते हैं? तो ये जो है आदि काल के प्रमुख कवि हैं। विद्यापति जो है आदि काल के प्रमुख कवि हैं। कहे कि कीर्ति लाता, क्या कहे कि कीर्ति लाता और कीर्ति पताका जो है किसकी रचना है? तो कीर्ति लाता और कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचना है। और कीर्ति लाता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है अवहट भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर देख लीजिए। 72 नंबर कह रहा है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके रचयिता जो है महादेवी वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो है यामा रचना पर जो है कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, इन्हें यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब आपसे कहेगा कि प्रकृति का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हेमचंद्र को कहा गया है। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हेमचंद्र को कहा गया है। अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में याद रखिएगा, इनका एक कहानी है रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय। कहे कि 11 वर्ष का समय जो है किसका कहानी है? तो याद रखिएगा, ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कहानी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो याद रखिएगा, इसके प्रणेता जो है पुष्पदंत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और पुष्पदंत जो है अपभ्रंश के कवि हैं। किसके कवि हैं? अपभ्रंश के कवि हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इनकी जो है 3 रचनाएं जो है बहुत फेमस है पुष्पदंत की। जैसे आप देख भी सकते हैं, इनकी पहली रचना आप देख लीजिए, जैसे इनका है महापुराण। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि महापुराण किसकी रचना है? तो ये जो है पुष्पदंत की रचना है।
उसके बाद कहेगा जसहर चरित किसकी रचना है, तो पुष्पदंत की जसहर चरित हो गया। यशोधर चरित किसका है, तो पुष्पदंत की ही रचना है। अब देखिएगा थोड़ा सा, लल्लू लाल भी यहाँ पर फेमस है। कहे कि प्रेम सागर, कहे कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा लल्लू लाल की प्रेम सागर क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप समझ गए कि प्रेम सागर जो है किसका है, लल्लू लाल की रचना है। पुष्पदंत की फेमस रचना है ये महापुराण है, और इनकी 3 रचना क्या है, फेमस है। अगर पूछा जाए आपसे, एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा व्याकरण से देख लेते हैं। कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कहे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 74 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके आचार्य जो हैं आपके हेमचंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हेमचंद्र राइट आंसर हो जाएगा। और आपको हम बताए हैं कि हेमचंद्र को क्या बोला गया है, प्राकृत का पाणिनि। क्या बोला गया है जी, प्राकृत का पाणिनि किसे बोला गया है, तो हेमचंद्र को बोला गया है। अब ध्यान रखिएगा, यशोधरा जो है किसका चंपू काव्य है, तो इसको याद रखिए, ये जो है मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है जी, मैथिली शरण गुप्त का क्या है, यशोधरा काव्य है, महाकाव्य है। इसका है मैथिली शरण गुप्त का। इनका एक और रचना है साकेत, ये भी मैथिली शरण गुप्त का क्या है, महाकाव्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। क्या कहलाता है, इपिग्राफी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कोरियोग्राफी में क्या किया जाता है, कोरियोग्राफी में याद रखिएगा यहाँ पर नृत्य, कोरियोग्राफी जो होता है नृत्य से क्या है, संबंधित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नृत्य बनाने की कला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 76, आत्मजयी के रचयिता हैं कौन है, तो आत्मजयी के रचयिता जो हो जाएंगे कुंवर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कुंवर नारायण। और इनका एक कविता भी फेमस है। कौन सी कविता है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन देखिएगा थोड़ा सा, आपसे अगर कहा जाए कि आत्मजयी जो है, ये जो आत्मजयी जो आपका रचना है ये किस पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। किस पर आधारित है, नचिकेता के प्रसंग पर क्या है, ये आधारित है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका अधूरा उपन्यास जो है आपका मंगलसूत्र है, अधूरा उपन्यास। कहे कि पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान इनका पूर्ण उपन्यास है। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा, तो मूल नाम याद रखिएगा धनपत राय इनका मूल नाम है। तुलसीदास की रचना याद रखिएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, आत्मनिर्भरता निबंध है, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे आपके बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भरता जो है निबंध जो है इसका प्रकाशन कब होता है, तो 1893 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। अब देखिएगा बालकृष्ण भट्ट जो हैं बहुत फेमस हैं, इनकी एक पत्रिका भी है हिंदी प्रदीप। कहे कि हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, तो बालकृष्ण भट्ट की क्या हो जाएगा, ये पत्रिका हो जाएगा हिंदी प्रदीप। अब देखिएगा महादेवी वर्मा यहाँ पर आई हुई हैं, तो इसका इनका जो रचना है नीरजा है। क्या है जी, नीरजा है, निहार है, नीरजा है, निहार है, ये किसकी है, महादेवी वर्मा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का किसका योगदान है। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का किसका योगदान है, तो ये योगदान जो है आपका डार्विन का भी है, लॉर्ड मैकाले का भी है और विलियम बेंटिंग का भी है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की क्या होती है, शुरुआत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दो सही हो रहा है, बी और सी। तो हम लोग डी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 79 नंबर, कह रहा है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा कामायनी जो है एक जो है आपका महाकाव्य है। क्या है जी, एक महाकाव्य है। और आप जानते हैं कि कामायनी जो है किसका महाकाव्य है जी, तो जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का क्या है, ये महाकाव्य है। और याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का संबंध जो है कहाँ से है, छायावाद से है। किस युग से है, छायावाद युग के क्या हैं ये कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचना देख लीजिए, जैसे है इनका कविता जो है आंसू हो जाएगा, लहर हो जाएगा, झरना हो जाएगा। अब कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद का जो है एक बताइए कि अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो इरावती जो है इनका क्या है, अधूरा उपन्यास है, याद रखिएगा। तितली जो है इन्हीं का उपन्यास है, तितली इन्हीं का उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। इनका नाटक पूछा जाए तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त इनका नाटक है, आज़ाद शत्रु है, स्कंद गुप्त हैं। और इनका सबसे अंतिम जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है, किसका, जयशंकर प्रसाद का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 80 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो है अध्याय की संख्या जो है 18 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। और याद रखिएगा भागवत गीता में अध्याय जो है कितना है, 18 है। पूछा जा सकता है कि इसमें श्लोक कितना है, तो इसमें जो है 700 श्लोक का क्या किया गया है जी, वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय साहित्य में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार जो है माना जाता है, जिसकी शुरुआत जो होती है 1965 से होती है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर कहे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये जो है शंकर कुरूप को दिया गया है, शंकर कुरूप को दिया गया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, शंकर कुरूप को दिया गया है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा के क्षेत्र में दिया गया है, तो मलयालम में, मलयालम भाषा के लिए ये दिया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, ये जो है सुमेलित करने वाला प्रश्न है। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। कह रहा है कि भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो ये जो है नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है, तो ये जो है आपका कबीरदास की रचना है, तो 2 का डी हो गया। अब कह रहा है कि चित्रावली किसकी रचना है, तो ये उस्मान का हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। चंद्रायन किसका रचना है, चंद्रयान जो है ये मुल्ला दाऊद का है। चंदायन होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, चंद्रयान नहीं है, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। तो देख लीजिए 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए की तरफ जाएंगे हम लोग, क्योंकि 1 का जो है आपका सी है, एक का सी है, 2 का क्या है, डी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा 83 नंबर का है कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके विशेषण से सम्मिलित करना है। तो अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। देखिए 1 का सी, परिचय का क्या हो जाएगा, परिचित हो जाएगा। तो 2 का क्या हो गया, डी, 1 का सी, 2 का डी। अब चलिए स्थापना का स्थापित हो जाएगा, 3 का बी। आशंका का क्या हो जाएगा, आशंकित हो जाएगा, तो 4 का ए सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये विशेषण से प्रश्न जो लिया गया था, विशेषण से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा विशेषण 4 प्रकार के होते हैं।
पहला जो होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 84 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कल है कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे नारायण पंडित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की पुस्तक देख लीजिए, जैसे रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कालिदास का पुस्तक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर। कह रहा है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ये पंक्ति जो है किसकी है, तो ध्यान दीजिएगा ये पंक्ति जो है आपका निराला जी का रचना है। निराला की पंक्ति है ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा निराला का पूरा नाम जो होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। इनकी एक रचना है जूही की कली। क्या है जी, जूही की कली इनकी रचना है जो बहुत फेमस है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना जो है कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, किसकी है, निराला की ही रचना है। अब देखिएगा नागा अर्जुन जो है इनका मूल नाम पूछे तो याद रखिएगा इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। इन्हें पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा ये नागा अर्जुन को मिला है। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 देख लीजिए। कह रहा है कि हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या। पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है आपका जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कहे कि भूले बिसरे चित्र, कहे कि भूले बिसरे चित्र जो है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है भगवती चरण वर्मा का रचना है। भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा का रचना है। अब देखिएगा आपको हम बताए हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और इन्हें यामा रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था, तो इनका पहला साहित्यिक उपनाम जो है यात्री है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये संस्कृत में यात्री नाम से क्या करते हैं, रचना ये करते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए नागा अर्जुन का और भी रचना है, जैसे जो है ये शासन का बंदूक इन्हीं का लिखा गया है। रतिनाथ की चाची इन्हीं की रचना है। बाबा बटेश्वर नाथ जो है इन्हीं की रचना है। और नागा अर्जुन को जन कवि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जन कवि बोला जाता है। इनका मूल नाम अगर पूछा जाए तो वैद्यनाथ मिश्र जो है इनका मूल नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। पंक्ति के कवि कौन है, तो इस पंक्ति के कवि जो होंगे आपके जो हो जाएंगे महादेवी वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर पंत का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। इनकी एक रचना याद रखिएगा, कहे कि स्वर्ण धूलि किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत का है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत का रचना है। ग्राम्या किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। वीणा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला हुआ है, 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 79 नंबर।
द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य संग्रह की है? क्वेश्चन बढ़िया है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य संग्रह की है? तो ये जो है युगांत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देख लीजिए युगवाणी, युगवाणी जो है इन्हीं की रचना है। कहे कि युगांत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत का। युगवाणी किसका है? सुमित्रानंदन पंत का ही है। कहे कि स्वर्णधूलि किसका रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत का है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को क्या बोला गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। ये STT 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा STT 2025 में पूछा था कि काली रात, क्या पूछा था? काली रात और बूढ़ा चांद, काली रात और बूढ़ा चांद पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला हुआ है सुमित्रानंदन पंत को। काली रात और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 90 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है आपका, ये भी पंत जी का पंक्ति है, जिनका पूरा नाम होता है सुमित्रानंदन पंत होता है। अब देखिएगा निराला की रचना देख लीजिए। जैसे जूही की कली जो है इनका फेमस रचना है। कहे कि जूही की कली किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कहे कि कुकुरमुत्ता जो है किसकी रचना है? जूही की कली जो है आपका जो है निराला की रचना है। और कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो निराला की है। अनामिका निराला का है। परिमल है इनका गीतिका है, निराला की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह पंक्ति जो है किसकी है? यह पंक्ति याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल की है, जो गद्य के बारे में बोले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, अगर प्रश्न कहता है कि कविता की परख, कविता की परख जो है किसकी रचना है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये STT में पूछा हुआ था कि कविता क्या है, कविता क्या है, ये किसकी रचना है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर। कह रहे कि हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? तो ये जो थे शिव सिंह सेंगर हैं। कौन थे? शिव सिंह सेंगर। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा शिव सिंह सेंगर जो है ये इनकी एक रचना है शिव सिंह सरोज। कहे कि शिव सिंह सरोज लिख देते हैं। शिव सिंह सरोज जो है किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर की ये रचना है शिव सिंह सरोज। और ये रचना कब प्रकाशित होती है? तो याद रखिएगा 1883 में। कब? 1883 में। गारसा दत्तासी का भी एक ग्रंथ है, गारसा दत्तासी का एक ग्रंथ है, जो कब लिखा गया है जी? आप कमेंट करके बताइएगा। इश्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी इनका ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मिश्र बंधु है। कौन है जी? मिश्र बंधु है। और आप याद रखेंगे मिश्र बंधु जो थे 3 सहोदर भाई थे। मिश्र बंधु जो थे 3 सहोदर भाई थे, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र आ जाएंगे, उसके बाद श्याम बिहारी मिश्र हो जाएंगे और सुखदेव बिहारी मिश्र हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इश्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये ग्रंथ जो है गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया पहला क्या है जी? ग्रंथ है ये ग्रंथ। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहे कि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा में दर्जा मिला। तभी से हम लोग क्या करते हैं, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं हिंदी दिवस?
14 सितंबर को मनाते हैं। अगर आपसे कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है तो याद रखिएगा इसकी लिपि जो होती है देवनागरी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 95 नंबर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य को 4 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटे हुए हैं, तो 4 भागों में बांटे हुए हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांटे हुए हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। अगर कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 नंबर, हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा, किसने नाम दिया, तो याद रखिएगा ये मिश्र बंधु के द्वारा नाम दिया गया है। आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया गया है। ग्रियर्सन का जो है एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 में इनका ग्रंथ ये आता है। गारसा दत्तासी का ग्रंथ हम अभी बताए क्या है, द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी है इनका, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अवधूत मत किसे कहा गया है, तो अवधूत मत जो है नाथ संप्रदाय को कहा गया है। और नाथ संप्रदाय में कितने लोग हैं जी, तो 9 लोग हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर देखिएगा, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। तो आदिकाल को शुक्ल जी क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वीर गाथा काल। क्या बोले हुए हैं, वीर गाथा काल बोले हुए हैं शुक्ल जी आदिकाल को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान रखिएगा गद्य काल को आधुनिक काल किसने बोला है, गद्य काल को आधुनिक काल या आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया है, तो शुक्ल जी ने दिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार्य, इसके रचयिता हैं। तो इसके रचयिता जो हो जाएंगे आपके देवसेन रचयिता हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 99 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये श्रावकाचार्य ग्रंथ जो है कब लिखा गया है, 933 ईस्वी में ये लिखा गया है, जो आचार्य देवसेन की क्या है, ये रचना है। याद रखिएगा श्रावकाचार्य में जो है श्रावक धर्म का वर्णन है। किस धर्म का वर्णन है, श्रावक धर्म का इसमें क्या मिलता है जी, वर्णन इसमें मिलता है। जिसमें आपको श्रावकाचार्य में ये भी मिलेगा 250, इसमें आपको 250 क्या मिलेगा, आपको दोहा भी मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लिख सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 100 नंबर देख लीजिए। 100 कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकार से क्या करना है, मिलान करना है, यानी कि सुमेलित करना है। ये देखिएगा नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी जो है राजेश जोशी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा नीलकंठ जो है किसका है, तो महादेवी वर्मा का है, बताए भी हैं हम कई बार, ये आया है। दर्शन दिग्दर्शन जो है ये किसकी रचना है, दर्शन दिग्दर्शन, ये जो है राहुल संकृत्यान की रचना है। अब देखिएगा यहाँ पर रानी नागफनी की कहानी जो है किसका है, हरिशंकर परसाई का रचना है। तो आप देख लिए कि ए का क्या हो गया जी, 3 सही हुआ था, ए का 3 राजेश जोशी। अब ब का नीलकंठ 1, ब का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 101 नंबर।
कह रहे कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आपका जो आधे अधूरे जो है आपका जो क्या है, एक नाटक है। और आधे अधूरे बताइए कि ये किसकी रचना है आधे अधूरे। ये नाटक जो है मोहन राकेश का जो है नाटक है। किसका है जी, मोहन राकेश का ये नाटक है। और मोहन राकेश में आप याद रखिएगा इनका नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन बहुत फेमस है। उसके बाद जो है लहरों का राजहंस है, अंडे के छिलके इन्हीं का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102। यह कहानी एक कहानी यह किसकी रचना है। तो यह जो है मन्नू भंडारी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला जाए कि मन्नू भंडारी का रचना जो है आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी की रचना है। और आपका बंटी में किस प्रकार की समस्या को दिखाया गया है। तो याद रखिएगा इसमें जो है मनोवैज्ञानिक समस्या को दिखाया गया है। किस समस्या को, मनोवैज्ञानिक समस्या को आपका बंटी में दिखाया गया है। और आप जानते हैं कि मन्नू भंडारी का एक और रचना है महाभोज। क्या है जी, महाभोज है। इसमें जो है किस प्रकार की समस्या का वर्णन है। तो इसमें राजनीतिक समस्या का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 नंबर कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था जायस नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। याद रखिएगा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है पद्मावत जो है इनका प्रसिद्ध रचना है। और पूछा जाए कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा फेमस है। कह रहा है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। याद रखिएगा अमृता प्रीतम जो है पंजाबी भाषा की क्या है जी, साहित्यकार है। और पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा इसे जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अगर आपसे प्रश्न करता है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी जो होगी हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 343 में ये कहा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 105 नंबर कह रहा है कि साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा कबीर दास की क्या है ये रचनाएं हैं। और कबीर दास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। इसी बीजक में ये 3 रचना है, साखी शबद और रमैनी है। कबीर दास को बोला गया है बानी का डिक्टेटर। क्या बोला गया है, कबीर दास को बानी का डिक्टेटर बोला गया है, डिक्टेटर। कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर बोला गया है। और वाणी का डिक्टेटर कौन बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। और पहले गुरु जो हो जाएंगे गुरु नानक ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो याद रखिएगा हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसकी रचना जो होती है 1882 में होती है। और परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है, तो लाला श्रीनिवास है, लाला श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के उपन्यासकार हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 107 नंबर कह रहा है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है। तो ये जो है 43वीं श्रेणी का क्या है उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा है। तो ये चॉकलेट को कहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 109 नंबर कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र, इनका उपन्यास का नाम क्या है, भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तत्व ठीक है।
कौन सा तथ्य जो है ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें इन भूले बिसरे चित्र में जो है वर्तमान जीवन का इनका वर्णन मिलता है, वर्तमान जीवन का चित्रकूट को दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी रचना कौन सी है, भूले बिसरे चित्र है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो ये जो है व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा राग दरबारी पर शुक्ल जी को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है राग दरबारी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो ये गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से 11 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभी हम क्या बताए थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा का सबसे पहला शुरुआत किसने किया था, तो गारसा दत्तासी ने। और ये जो एक ग्रंथ लिखे हुए हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा में लिखे हुए हैं। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई हिंदुस्तानी। इनका क्या है, ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कहे कि हिंदी नवरत्न, क्या कहे कि हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे मिश्र बंधु हो जाएंगे। शिव सिंह सेंगर का रचना क्या है, तो इनका रचना है शिव सिंह सरोज। क्या है जी, शिव सिंह सरोज। कब ये रचना रचा गया है, तो 1893 में। कब, 1893 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 112 नंबर कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली। तो ये नींव डालते हैं प्रेमचंद्र जी डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इनका मूल नाम पूछा जाए तो इनका मूल नाम जो है धनपत राय है। क्या है जी, धनपत राय है। यशपाल का उपन्यास याद रखिएगा झूठा सच, या झूठा सच इनका उपन्यास है। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड इन्हीं की रचना है। जैनेन्द्र कुमार का याद रखिएगा, कहे कि त्यागपत्र जो है किसकी रचना है, त्यागपत्र, तो ये जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 113 नंबर। कह रहा है कि माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है। तो ये जो है टोकरी भरी मिट्टी, टोकरी भरी मिट्टी में की जाती है पहली कहानी के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के हैं। ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है। याद रखिएगा हम लोग ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं। और ध्वनि या वर्ण कहे तो 2 प्रकार का, कौन कौन, ये पहला जो होता है स्वर होता है, दूसरा जो होता है आपका व्यंजन होता है। यदि आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर, क्या पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है 4 होती है, य, र, ल, अवर, व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 नंबर। कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वर। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कहाँ से कहाँ तक, तो अ से लेकर औ तक जो होती है इनकी संख्या 11 होती है। कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर ह तक जो होते हैं व्यंजन होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 116 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी अक्षर है, तो इसमें अक्षर जो है कुल 52 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 20 सही हो जाएगा। अगर कहता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। केवल कहता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। अगर आपसे कहता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या जो है 11 है। अगर आपसे पूछ लेता है कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन का है,
या आपसे कहता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन की 4 प्रकार के होते हैं, 4 संख्या होती है। कितनी होती है संख्या? अंतःस्थ का 4 संख्या और ऊष्म व्यंजन का भी 4 संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उत्तर पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और याद रखिएगा सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और इसकी कुल संख्या पूछे तो सर्वनाम का कुल संख्या जो होता है 11 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 11 वर्ष का समय कहानी जो है सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पूछा जाए तो 1900 ईस्वी में होता है। कहे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में किसे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का प्रकाशक संपादक 1903 में बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? तो इसमें जो आपको मिलेगा प्रेमचंद्र की कहानियाँ जो है इसमें संकलित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी बताए थे भगवती चरण वर्मा का क्या है? तो याद रखिएगा भूले बिसरे चित्र। कहे कि भूले बिसरे चित्र जो है किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न कह दे कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा इनका अंतिम उपन्यास जो है ध्रुव स्वामिनी है। इनका अधूरा उपन्यास कहा जाए तो इरावती हो जाएगा। अधूरा उपन्यास क्या? इरावती। और अंतिम नाटक है तो क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 21 नंबर जो है महत्वपूर्ण है। बिनु पग चले माने बिना पैर के चले, सुने बिनु काना और बिना कान के सुन ले, कर बिनु कर्म करे विधि नाना और बिना हाथ के बहुत सारा काम करे। तो इन पंक्तियों में कौन अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हुए हैं कि कारण नहीं हो, कारण क्या हो? नहीं हो, कार्य हो जाए। कारण नहीं हो और कार्य हो जाए। बिनु पग चले माने पैर नहीं है, यानी कि कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार बताए हैं? विभावना अलंकार आपको हम बताए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 122 नंबर कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको हम क्या बताए थे कि जहाँ पर भी ऐसा चिन्ह मिले, योजक चिन्ह मिल जाए, तो वहाँ पर जो होता है रूपक अलंकार आपका होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? गुलेरी जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से जो है 3 कहानियाँ लिखी गई है। कितनी कहानियाँ? 3 कहानियाँ लिखी गई है। आप देख भी सकते हैं। पहला जो है सुखमय जीवन है, दूसरा जो है आपका बुद्ध का कांटा है और चौथा जो है उसने कहा था। ये 3 कहानियाँ हैं। पहला सुन लीजिए, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। गुलेरी जी की 3 कहानियाँ। अगर कहे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 124 नंबर देखिएगा। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो था राजेंद्र बाला घोष था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर 125 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो ये कहानी जो है उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 125 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
और ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कहानी ये कब प्रकाशित होती है, तो 1915 में प्रकाशित होती है। और ये कहानी किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी है। सिक्का बदल गया, ये किसकी रचना है, तो कृष्णा सोबती की ये रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 126, भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में कौन सी रचना लिखी है, तो इनकी रचना जो है रिपनाष्टक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। भारतेंदु का एक पत्रिका जो है STET 2025 में पूछा हुआ है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पत्रिका है। इसके अतिरिक्त इनका और पत्रिका है बाला बोधनी। बाला बोधनी इन्हीं की पत्रिका है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि सूफी संतों की शैली है, तो सूफी संतों की शैली कैसी है, तो मसनवी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो ये आदिकाल को बोले हुए हैं बिजवप्पन काल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीरगाथा काल कौन बोले हुए हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी जो है आदिकाल को क्या बोले हैं, वीरगाथा काल। आदिकाल किसने बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है आदिकाल को आदिकाल बोले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है, तो चारण काल ये बोले हुए हैं ग्रियर्सन जी बोले हुए हैं आदिकाल को चारण काल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, तो ये जो है आदिकाल में लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो जो है किसका है जी, चंद्रवरदाई का रचना है। किसका है, चंद्रवरदाई की ये रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता बोला गया है। अमीर खुसरो का संबंध जो है आदिकाल से है। याद रखिएगा पहेलिया और मुकरिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है पहेलिया और मुकरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका प्रकाशन कब होता है, तो 30 मई 1826 को होता है। और कहाँ से होता है जी, तो कलकत्ता से होता है। और इसके संपादक कौन है, तो पंडित जुगल किशोर है। कवि वचन किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सरस्वती किसकी पत्रिका है, तो ये सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पत्रिका है। और इसके संपादक कब बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो 1903 में बनते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 133 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, तो अभी बताए थे कि आदि काल को बोला गया है, वीरगाथा काल बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है 134, करुणालय के रचयिता कौन है, तो करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 135, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि माखन लाल चतुर्वेदी को मिला है और सुमित्रानंदन पंत को मिला है। माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी पर मिला है, सुमित्रानंदन पंत को मिला है काली रात और बूढ़ा चांद पर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 136 नंबर, कह रही कौन सी रचना छायावाद युग की है, तो ध्यान रखिएगा छायावाद युग की रचना जो है लोकायतन है, जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये रचना लिखा गया है। और अंतिम रचना है सुमित्रानंदन पंत की, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 137, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो इसके संपादक का नाम जो है अखिलेश है। ऑप्शन नंबर बी। मेरा ईश्वर किसकी रचना है, तो लीलाधर जगूरी की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 139 नंबर देखिए, कह रहा है कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो ये जो थे संत काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो ये कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 141 नंबर, रीति काल का अन्य नाम क्या है? तो रीति काल का अन्य नाम जो है श्रृंगार काल है। और रीति काल को श्रृंगार काल किसने बोला है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। ध्यान रखिएगा, नई कविता पत्रिका के संपादक इसमें से जगदीश चंद्र गुप्त भी हैं, ठीक है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी भी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर 143 की अमृत और विष किनकी रचना है? तो ये रचना अमृतलाल नागर की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 144 नंबर देख लीजिए, कह रहा है 144, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम्हें एकमात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यह किनकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है आपका जो है माखन लाल चतुर्वेदी का है। किसका है? माखन लाल जो है चतुर्वेदी का है। और यह जो है ध्यान रखिएगा, यह जो है पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो पुष्प की अभिलाषा से यह लिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि चीफ की दावत कहानीकार कौन है? तो ये जो है भीष्म साहनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा जाए कि सारिका पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा कमलेश्वर है। हंस पत्रिका के संपादक में राजेंद्र यादव भी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहे कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो कर्म भूमि के लेखक प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद्र की रचना देख लीजिए, गब्बन है, गोदान है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, प्रेमा आश्रम है, ये इनकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 147, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक जो हो जाएंगे उपयुक्त में से तो कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम बताते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे विजय तेंदुलकर। कौन हो जाएंगे? विजय तेंदुलकर जो होंगे इसके लेखक हो जाएंगे। और ये जो लेखक हैं किस भाषा के लेखक हैं? तो मराठी भाषा के विजय तेंदुलकर जो हैं लेखक हैं। और विजय तेंदुलकर की रचना कौन सी है? घासीराम कोतवाल जो नाटक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का याद रखेंगे, क्या है? झांसी की रानी इनकी कविता है। अमृतलाल नागर का याद रखेंगे, अमृत और विष। नामवर सिंह के लिए याद रखेंगे कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नामवर सिंह को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा जो है क्या है जी? एक महाकाव्य है। क्या है जी? एक महाकाव्य है या चंपू काव्य है। और इसके रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर, कह रहे कि रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो रसिक प्रिया जो है आपका केशव दास का है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। रसिक प्रिया के अलावा जो है इनकी रचना जो है कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, रामजस चंद्रिका भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहे कि मानस का हंस के रचनाकार कौन है? तो मानस के हंस के रचनाकार जो हैं आपके अमृतलाल नागर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। कहे कि अमृत और विष जो है ये किसकी रचना है? तो ये भी जो है अमृतलाल नागर की रचना है। कहे कि बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो ये भी जो है अमृतलाल नागर की ही रचना है। और ध्यान देंगे महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? तो यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है।
आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।